एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आंचल और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक पोएम और दिस पोएम इज रिटन बाय वन एंड ओनली द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ एंटिक एरा नेम्ड विलियम वर्ड्सवर्थ। और इनकी जो पोएम है इसका नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, विल टॉक अबाउट हिम फर्स्ट, हीज बायोग्राफी एंड एवरीथिंग अबाउट हिम, देन द बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट टू द पोएम एंड देन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। उसके बाद हम एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे। उससे पहले आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि आपके फर्स्ट ईयर, स्पेशली जो इंग्लिश ऑनर्स के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है ये पोएम। बाकी की जितनी भी पोएम्स थी वो मेरे चैनल पे कवर्ड है। सिलेबस अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बिल्कुल अच्छे से क्या क्या आ रहा है सब कुछ मैंने बना रखा है। PYQs भी डिस्कस्ड हैं और जो 3 कोर पेपर्स हैं आपके, उनमें जो भी चीज़ें हैं, नॉवेल्स, पोएम्स, plays, everything, drama, we have covered that and that is on my channel, so you just have to check that. Also दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करना और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना बिकॉज दैट विल रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो या डू दैट एंड नाउ लेट्स जंप इनटू द पोएम। सबसे पहले राइटर के बारे में जानते हैं और फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। सो वर्ड्सवर्थ को आप हमेशा याद रखना। देखो अभी मैं इवन व्हेन आई वाज टॉकिंग व्हेन वी वर whenever I was covering that poem by John Milton that is on his blindness, तभी मैंने कहा था कि जॉन मिल्टन का नाम आप याद रखो क्योंकि इनका एक और पोएम है जो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे। वैसे ही वर्ड्सवर्थ की एक नहीं बल्कि बहुत, मैं मतलब मोर देन 5 पोएम्स यू हैव टू कवर इन योर सेमेस्टर 3। मतलब एक पूरा पेपर होगा, रोमांटिक पेपर, रोमांटिक एरा जो है। अभी जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, मैं भी जब फर्स्ट ईयर में थी तो सब कुछ मेरे दिमाग में मिक्स हो जाता था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता था। बट मैं नहीं चाहती हूँ वो आपके साथ हो। एक प्रॉपर दिमाग में स्ट्रक्चर रहेगा ना कि क्यों पढ़ रहे हैं इन्हें, कौन से एरा से ये बिलोंग करते हैं, तो आगे चल के जब भी आप किसी भी लिटरेरी एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा अभी से ही एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हिस्ट्री ऑफ, देखो अभी इतना समझो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, पूरी हिस्ट्री की कैसे इंग्लिश एज अ लिटरेचर, एज अ लैंग्वेज डेवलप हुआ। तो उसमें ना बहुत सारे एजेस में डिवाइड कर दिए गए हैं, मतलब बहुत सारा एज, बहुत सारा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। उसमें से ही एक एज है रोमांटिक एज और उसके ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ। बस अभी इतना दिमाग में रखो, बाकी धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। नाउ एज आई टोल्ड ही वॉज वन ऑफ द मेजर पोएट ऑफ दिस एज और इनको पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। मोस्टली जब ये अपना एक जुड़ाव दिखाते हैं नेचर के साथ, इनकी पोएम्स में हम वही सारी चीज़ें देख रहे होंगे। नाउ ही हैज़ गिवन अ डेफिनेशन फॉर अ पोएट्री। So he defined poetry as spontaneous overflow of powerful feeling। यानी इनका मानना था कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए ना कि जो आपके ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में बात करें। हम ह्यूमंस की जो इमोशंस होती है ना, खुशी वाले, गम वाले, हंसने वाले, रोने वाले, उन सब के बारे में बात करें, नेचर के ब्यूटी के बारे में बात करें और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में। देखो पोइट्री की अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी और विलियम वर्ड्सवर्थ का ऐसा मानना था। मेनली हम जो देखेंगे, जो भी चीज़ें भी डिस्क्राइब करते हैं अपने पोएम में, वो रूरल लैंडस्केप पे ज़्यादा इनका वो जुड़ाव रहता है। एंड ही वॉज ऑफन क्रिटिकल ऑफ द नॉइज़ जो शहर में होता है ना, शोर, आर्टिफिशियल चीज़ें या पॉल्यूशन, इसके बहुत क्रिटिकल रहे हैं ये जो ग्रोइंग सिटीज़ में उस टाइम पे जो हो रहा था उस चीज़ के अगेंस्ट है। अगर हम इनके बाकी के कुछ वर्क्स मैंने इंक्लूड करे हैं, जैसे सबसे इनका फेमस वर्क है लिरिकल बैलेड। यू विल बी ऑल्सो लर्निंग और नोइंग अबाउट दिस अनदर राइटर सैमुअल टेलर कॉलरेज इन और सेमेस्टर 3। तो अगेन ये इनके साथ मिलके ये लिखते हैं और ये बाकी टिंटन एबी, ये भी वर्क आप पढ़ रहे होगे तो ये भी इनका वर्क है। डेफोडिल्स इनका पोएम है। ओड इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी इज ऑल्सो हिज अनदर पोएम। सो ये कुछ बाकी के वर्क्स हैं। अभी तो वी आर गोइंग टू कवर दिस पोएम एंड हिज पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स, नेचर, मेमोरी, इमेजिनेशन। तो ये कुछ कोर वर्ड्स हैं, आप हमेशा याद रखो। जब भी वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ लिखना है तो वी आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट दिस की वर्ड्स, नेचर, मेमोरी, इमेजिनेशन, यही सब बातें ये कर रहे होते हैं। नाउ कमिंग टू द बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट टू दिस पोएम जो हम कवर करने वाले हैं, पहले तो इसका पोएम का नाम अच्छे से, बिल्कुल कुछ छोड़ना नहीं है, पूरा टाइटल आपको याद होना चाहिए। आंसर लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट द
poem's name or title as it is, like composed upon Westminster Bridge. This bridge is very important, जो हम पोएम में देखेंगे. September 3, 1802 इसको लिखा गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा. कब? जब ये ट्रैवल कर रहे थे, लंदन जा रहे थे अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ. और इस पोएम में हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब कर रहे हैं जब एक दिन सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह जब लंदन को ये देखते हैं और जो इन्हें महसूस होता है उस फीलिंग को इस पोएम में एक्सप्रेस कर रहे हैं. नॉर्मली हम लंदन को ऐसा मानते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया में हम जैसे दिल्ली को, मुंबई को एक नॉइजी वाला शहर या बहुत ज़्यादा सब कुछ जल्दी जल्दी फास्ट चल रहा है, वैसा लंदन को बिजी शहर माना जाता है. बट इस पोएम में हम देख रहे होंगे कि वर्ड्सवर्थ इज प्रेजिंग लंदन. दैट मोमेंट, जो सुबह का वो मोमेंट है ना, उसको, वो पर्टिकुलर मॉर्निंग वाला मोमेंट को वो कर रहे हैं प्रेज. किस तरीके से लंदन बिल्कुल शांत है, सब लोग सोए हुए हैं, मतलब एवरीथिंग ही विल एक्सप्लेन, विल सी. एंड वही बातें यहाँ पे हो रही हैं. देयरफॉर वर्ड्सवर्थ डज नॉट डिस्क्राइब लंदन एज अगली और थ्रेटनिंग हियर. यहाँ पे जब वो डिस्क्राइब करेंगे, इंस्टेड ही सीज इट ऑलमोस्ट एज अ ब्यूटिफुल नेचुरल लैंडस्केप देख रहे हैं. एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज वर्ड्सवर्थ इज नॉट नेसेसरीली प्रेजिंग ऑर्डिनरी बिजी लंदन. मतलब जो लंदन होता है, जिस चीज़ के लिए हर लोग देखते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, दैट नॉइजी थिंग, उसको तो वो प्रेज ही नहीं कर रहे हैं. ही इज जस्ट सेलिब्रेटिंग लंदन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जो वो उस मॉर्निंग में देखते हैं, एट डॉन, यानी जो सुबह का जो टाइम है उस पर जब वो देख रहे हैं. व्हेन साइलेंस ट्रांसफॉर्म द सिटी, मतलब अक्सर उस सिटी को हम एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि भरा पड़ा है, फास्ट है, नॉइज़ है, लोग इधर उधर घूम रहे हैं एंड ऑल. But Wordsworth is describing the city from his another perspective or another thing. Coming to the central idea of the poem, we'll see एक unexpected beauty को ये celebrate कर रहे हैं, that silence and tranquility of London. He is amazed that normally crowded and noisy city कैसे सुबह में इतना peaceful and beautiful दिख सकता है. And he is explaining that how the city is wearing the beauty of the morning like a garment. ये सब चीज़ें हम जब line by line देख रहेंगे, we'll cover this. And इसीलिए जो ये poem है, it creates a beautiful relationship between what? This is a keyword: nature, city, silence, human imagination. Now let's come to the detailed explanation of the poem. Line by line देखते हैं. तो पहले कुछ lines हैं. Earth has not anything to show more fair. Dull would he be of a soul who could pass by, a sight so touching in its majesty. The city now doth like a garment wear. देख रहे हो लैंग्वेज कितनी ईजी है, सब कुछ समझ आ गया होगा अभी तक तो, कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर. भाई कितना खूबसूरत ये एक्सप्रेस कर रहे हैं. ही इज शोइंग दैट अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर. इट मीन्स ही इज सेइंग दैट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं एनीथिंग on the earth more beautiful than what he sees. अभी जो लंदन में सुबह सुबह ये जो सीनरी देख रहे हैं, इसके अलावा इनको लग रहा है अभी अर्थ पे इससे ज़्यादा सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता है. एंड ये काफ़ी सरप्राइजिंग है बिकॉज यहाँ पे किसको वो बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता है. दैट इज़ लंदन. और लंदन यूजुअली कैसा होता है? इट्स अ लार्ज, इट्स अ बिजी सिटी. यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि माउंटेन, फॉरेस्ट, लेक या कंट्री साइड, ऐसा कुछ नहीं है. फिर भी ही इज सेइंग दैट. The second and the third line emphasize how powerful the sight is. यानी अब अगेन वहाँ पे वो चीज़ें हैं नहीं, बट देखने वाले के नज़रिए में वो बात है. वो फिर ये बात कहते हैं कि अगर कोई इंसान यहाँ आए, इस खूबसूरत मोड़ को देखे, बिल्कुल कुछ रिएक्ट ना करे, तो मान लो वो कितना इनसेंसिटिव इंसान है. उसे अगर वो इमोशनली अफेक्ट नहीं हो रहा है इस मोमेंट से, सो ही इज़ वेरी डल सोल या ऐसा कुछ वो एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे डल का मतलब आप ये मत समझना कि अनइंटेलिजेंट और समथिंग. इट मीन्स इमोशनली इनसेंसिटिव होगा या वो अनेबल है इस खूबसूरती को देखने के लिए. देन वर्ड्सवर्थ इज नॉट सेइंग दैट लंदन ऑलवेज लुक लाइक दिस. ये हमें बात ध्यान में रखनी है कि लंदन हमेशा ऐसा खूबसूरत नहीं दिखता है. मतलब ऐसा वो कंपेयर कर रहे हैं कि अर्थ पे तो इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ हो ही नहीं सकती अभी मैं जो देख रहा हूँ. वो एट पर्टिकुलर मोमेंट, मॉर्निंग वाले मोमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं. एंड फिर ही सेज दैट द सिटी इज कवर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ अ डॉन लाइक अ पर्सन वियरिंग अ ब्यूटीफुल गारमेंट. मान लो एक इंसान अच्छे कपड़े पहन रहा है, वैसे ऐसे लग रहा है कि सुबह की खूबसूरती को पहन लिया है, ऐसा मान लो. So the poem immediately established the unexpected transformation जो लंदन का हुआ है. Now in the next line, the beauty of the morning, silent, bare, ships, stars, domes, theatres and temple lie open unto the field and to the sky, all bright and glittering in a smokeless air.
नाउ इन लाइन्स में वर्ड्सवर्थ अब डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक्चुअली में वो क्या चीज़ें देख रहे हैं. ही इज़ यूजिंग दिस वर्ड साइलेंट बेयर. मतलब यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यूजुअली लंदन जो होता है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि शोर शराबा है, नॉइज़ है, क्राउड है. बट अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब ये लंदन शहर को देख रहे हैं तो मान लो एकदम चुप है, शांत है, पीसफुल है. ये कुछ चीज़ों को लिस्ट करते हैं लाइक टार, सीप्स, डॉम्स, थिएटर, टेम्पल. एंड ये सब चीज़ों को बता के ये एक वाइड पिक्चर हमें दिखा रहे हैं कि सिटी कुछ ऐसा है. बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वर्ड्सवर्थ इन सारी चीज़ों को, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट नहीं कर रहे हैं नेचर से, बल्कि इसको मर्ज कर रहे हैं इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड ऑफ द सिटी. यानी जो ये लंदन शहर है और जो नेचर की चीज़ें हैं उसको ये मर्ज कर रहे हैं. एंड दैट इज समथिंग विच क्रिएट सेंस ऑफ हार्मनी ह्यूमन सिविलाइजेशन और नेचर के बीच में. फिर ये स्मोकलेस एयर के बारे में बात करते हैं. मतलब लंदन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एटमॉस्फेयर गंदा हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा हवा में वो प्रदूषण होता है. तो वो बात ये कहते हैं कि कब कैसे इस टाइम पे, इस मोमेंट में जब मैं ये देख रहा हूँ, मानो उन पॉल्यूटेड एयर ने अभी एंट्री नहीं ली है और बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि वो ये लंदन है जो हम यूजुअली जैसे एसोसिएट करते हैं उसे. एवरीथिंग इज़ देयर फॉर ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं. यानी अभी पर्टिकुलर टाइम के लिए जब मैं देख रहा हूँ तो मानो वो नॉइज़, वो पोल्यूटेड एयर, वो सब कुछ खो चुका है इस शहर से. नेक्स्ट लाइन में ही टॉक्स, नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हील, नेवर सो आई, नेवर फेल्ट अ काम सो डीप. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. यहाँ पे कहते हैं कि हम यूजुअली जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर से कितने कनेक्टेड हैं. तो ये कहते हैं कि मतलब मैंने कभी ये जो सीनरी मैं देख रहा हूँ और सुबह दिस स्प्लेंड्योर, फर्स्ट स्प्लेंड्योर का मतलब है कि सनलाइट जो आती है ना सुबह सुबह, दैट गोल्डन लाइट, सुबह की जो किरण होती है वो कुछ इस तरीके से यहाँ लग रही है. मैंने तो कभी देखा ही नहीं है वैली रॉक हील पे ऐसा होते हुए. एंड ये एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ अपने इस फीलिंग को, दिस फर्स्ट स्प्लेंड्योर रेफर्स टू फर्स्ट गोल्डन लाइट ऑफ द मॉर्निंग. एंड फिर ये कहते हैं कि बहुत सारी नेचुरल सीनरी मैंने देखी है बट मुझे वो वाली फीलिंग कभी नहीं आई जो मुझे अभी आ रही है इतनी इस खूबसूरती को देख के. और लाइंस में आप देख रहे हो रिपीटिशन है, दैट नेवर 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 आई फेल्ट. तो ये एम्फेसाइज कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग को कि इन्हें तो कुछ तो इंटरनल एक कामनेस महसूस हो रही है या फिर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. सो द ब्यूटी एंटर इन हिज इनर इमोशनल वर्ल्ड. सोचो ये नेचर की खूबसूरती को अपने दिमाग के इमोशनल कनेक्शन से जोड़ रहे हैं, इमोशनल वर्ल्ड से जोड़ रहे हैं. एंड इसका मतलब ये है कि सिंपली यहाँ पे जो राइटर हैं वो लंदन को हमें डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं बल्कि ये बता रहे हैं कि उस सीन को देख के मुझे कैसा फील हुआ. दैट वॉज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट वॉज इंटरनल काम, वॉट ही फेल्ट, वॉट वर्ड्सवर्थ फेल्ट. आगे की फाइनल लाइन्स हैं, द रिवर ग्लीट एट हिज ओन स्वीट विल, डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम्स asleep and all that mighty heart is lying still. यानी यहाँ पे अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से नदियाँ ऐसे शांति से बह रही हैं और ऐसा लग रहा है मानो घर सोए हुए हैं, सब कुछ बड़ा शांत शांत सा दिख रहा है. सो यहाँ पे जब भी बोल रहे हैं घर सोए हुए हैं, ही इज़ यूजिंग दिस लिटरेरी डिवाइस कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. और ये जो वर्ड है ग्लीट एट हिज ओन स्वीट विल, ग्लीट यानी स्मूथली कैसे रिवर्स बह रही हैं. एंड एज आई टोल्ड ये पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं. देन कम्स दिस वेरी पावरफुल इमेज जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट माइटी हार्ट. और ये किसको कह रहे हैं? ये लंदन को कह रहे हैं. जिस तरीके से हमारा दिल पूरे टाइम धक 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 बीट करता रहता है, इसका ड्यूटी है, वैसे ही हम लंदन को भी एसोसिएट करते हैं ना कि वैसे ही इट्स फुल ऑफ लाइफ, पीपल, बिजनेस, मूवमेंट, मतलब ये सब चलता रहता है. बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट दिस माइटी हार्ट, दिस लंदन शांत है, टेम्परली इसने अपनी इस एक्टिविटी को छोड़ के रुका हुआ है. एंड दिस इनॉर्मस एंड पावरफुल सिटी हैज़ टेम्पररली स्टॉप्ड इट्स एक्टिविटी और इट्स लाइंग स्टिल, यानी शांति से रुका हुआ है. और फिर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मानो ये सिटी ऐसा लग रहा है ना कोई बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है जो अभी सो रहा है. एंड यहाँ पे फाइनली ये पोएम ख़त्म होती है, एंडिंग इन
इज समथिंग जो पूरे पोएम को एक साथ फिर से ला रहा है कि देखो कैसे नदियाँ ऐसे पीसफुल बह रही हैं, हाउस सीम्स asleep एंड जो एंटायर सिटी है इज स्टिल। तो ये जो स्टिलनेस है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, नॉट एवरी टाइम, वो इसको खूबसूरत बना रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पोएम कि किस तरीके से इस सोनेट का मूवमेंट कैसे हो रहा है। सो वी सॉ कि कैसे एक स्मूथ प्रोग्रेशन हमें इस पोएम में दिखाया गया है। वर्ड्सवर्थ पहले वंडर कर रहे हैं इस खूबसूरती को देख के, फिर उसका एक डिस्क्रिप्शन हमें देख रहे हैं, और ये हमें ध्यान रखना है कि इस डिस्क्रिप्शन में केवल हमें ये नहीं बता रहे हैं वो कि वो क्या देख रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। देन इसका एक नेचर से कंपैरिजन कर रहे हैं, देन दैट डीप इमोशनल रिस्पॉन्स, लंदन का एक पर्सोनिफिकेशन भी कर रहे हैं कि मान लो एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है जो अभी सोया हुआ है, शांत रुका हुआ है। ये कुछ मूवमेंट है, प्रोग्रेशन है जो आपको याद रखना है। टॉक अबाउट मेजर थीम्स ऑफ द पोएम, तो ब्यूटी का एक थीम है, पूरा ही सोनेट जो है वो खूबसूरती को डिस्क्राइब कर रहा है लंदन शहर के, बट नॉट एवरी टाइम, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। नेचर एंड सिटी है, साइलेंट एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी कितना इंपॉर्टेंस है नॉइज जब ना रहे, तो नॉइज जब नहीं रहता है तो दैट इज अलाउइंग सिटी टू बी और टू अपीयर पीसफुल और ब्यूटीफुल। ह्यूमन इमोशन के बारे में, हार्मनी के बारे में, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी, दैट हाउ लंदन चेंजेस फ्रॉम दिस, जो हमेशा उसको एसोसिएट हम करते हैं कि नॉइजी है, मूवमेंट होता है वहाँ पे, बिजनेस, पीपल एंड ऑल, बट अभी एट दिस टाइम और इस अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो कैसा शांत दिख रहा है। और द पावर ऑफ मूवमेंट का भी एक थीम है, ये पोएम सेलिब्रेट कर रहा है ब्रीफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट, जो वर्ड्सवर्थ कहीं ना कहीं हमें दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये पोएम प्रोग्रेस हो रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। सोनेट है, इटालियन है, टोटल लाइन 14 है, ये राइमिंग स्कीम है, एंड दिस octave mainly present, starting की जो 8 lines हैं describes beautiful morning scenes, and then comes this sestet. So here finally we have completed the poem. I really hope आपको सब कुछ समझ आया होगा. I have included everything, and yeah, don't forget to subscribe the channel. Thank you for watching.